नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकता है। आइए हम लोग पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा बिंदु है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और चौथा पॉइंट है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दोस्तों, यदि देखा जाए तो भारत में जो पहली जनगणना है वह किसके काल में हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना है वो निश्चित रूप से लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। इसके बाद सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की दूसरी एवं भारत की पहली नियमित जनगणना को कराया गया था। जनगणना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, निश्चित रूप से इसके विविध प्रश्नों को आप लोग अवश्य देखें, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में ही भारत में पहली जनगणना हुई थी। और यह भी तथ्य ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने कराई थी? मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भारत में जो पहली नियमित जनगणना है वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? दोस्तों, 1878 में भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिटन। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड लिटन। 1878 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया, जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। और इस एक्ट के द्वारा उन्होंने भारत की देसी भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था। दोस्तों, 1878 में ही इन्होंने शस्त्र कानून को भी बनाया था और शस्त्रों को रखने के लिए लाइसेंसीकरण की व्यवस्था को भी इन्होंने प्रारंभ किया था। यह बिंदु भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड लिटन। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? दोस्तों, लॉर्ड लिटन के जाने के बाद भारत के वायसराय बनकर के आए लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध वायसराय थे। इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने 1857 की एक विस्तृत सीरीज आप लोगों को दी है वीडियोस में, उसे अवश्य देखें। और हमारे चैनल को निश्चित रूप से अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इस महामैराथन क्लास में बातचीत कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इस क्रांति को दबाने के लिए अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे उनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था?
सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय साहित्य और भारतीय ज्ञान में बहुत रुचि था। इन्होंने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की जिसे एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता है। और इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब की गई थी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। इसका उत्तर बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो दोस्तों यदि देखा जाए तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा डफरिन, तीसरा जनरल ओडॉयर और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोस्तों 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग जो नरसंहार है, इस नरसंहार में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और उसके पश्चात सन 1858 में द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाया गया, तो इस 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोस्तों जब द्वैध शासन शब्द की बात होगी तो यदि केवल द्वैध शासन की बात हो रही है तो इसका मतलब वह बंगाल में द्वैध शासन को पूछ रहा है। और बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और क्लाइव के बाद वहां पर जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बनकर के आया वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लॉर्ड क्लाइव की जो द्वैध शासन की नीति थी बंगाल में उसको समाप्त कर दिया। लेकिन अगर आपसे सवाल प्रांतों में द्वैध शासन का पूछा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत 1919 के एक्ट से की गई थी। इसके बाद देखें कि अगर आपसे केंद्र में द्वैध शासन की बात पूछी जाए तो आप 1935 के अधिनियम की बात करेंगे। लेकिन यदि आपसे बंगाल में द्वैध शासन की बात की जाए तो उसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी, जो सन 1757 में बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले की बात करें तो लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो उनकी कार्यपरिषद में विधि का सदस्य बनकर के आया था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे भारतीय शिक्षा पर अपनी संस्तुति देने के लिए नियुक्त किया और लॉर्ड मैकाले ने सन 1833 में मैकाले मिनट्स को प्रस्तुत किया और इसी मैकाले मिनट्स को सन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू कर दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इस नाते इसका मुख्य जो श्रेय हम देंगे वो किसे देंगे? तो लॉर्ड मैकाले को देंगे। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्राविधान भी किया गया था। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों यदि देखा जाए तो इसमें पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा लॉर्ड कैनिंग की बात आती है। सती प्रथा की बात करें
तो सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही और उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में रेगुलेशन 17 के द्वारा, किसके द्वारा? रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम को बनाया था। और इसके बाद देखा जाए तो सन 1830 में उन्हीं के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से ही ठगी प्रथा का भी दमन किया गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी? दोस्तों, ब्लैक होल की बात की जाए तो ब्लैक होल अर्थात काल कोठरी की घटना या कालकूप की घटना के नाम से यह घटना जानी जाती है। और अगर हम इसे देखें तो यह जो घटना है ये कब घटित हुई? तो यह घटना घटित हुई सन 1756 में, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उससे ठीक एक वर्ष पहले। और उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था और कलकत्ता के आक्रमण के बाद यहीं पर सन 1756 में यह ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो इसका उत्तर मीर जाफर होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय सन 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया था? तो दोस्तों, सन 1833 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो थे और इस प्रकार से इसका उत्तर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति, हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों की शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो दोस्तों, सहायक संधि का संबंध किससे है? तो सहायक संधि का संबंध लॉर्ड वेलेजली से है। किससे है? लॉर्ड वेलेजली से है और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी? दोस्तों, चौरी चौरा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा हत्याकांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी में बोले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इसका संबंध है। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में महात्मा गांधी ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1 तारीख को, किस तारीख को? 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु सन 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन जब अपने चरमोत्कर्ष पर था, इस समय देखा जाए तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में 4 एवं 5 फरवरी की मध्यरात्रि को, 4 एवं 5 फरवरी की मध्यरात्रि को सन 1922 में यह घटना घटी थी। इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड किस दिन हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा 5। और इस दिन नाराज ग्रामीणों ने वहां स्थित पुलिस चौकी में कुल 22 लोगों को जला दिया था, जिसमें एक दारोगा भी शामिल था। दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड मार्क्विस रीडिंग हुआ करते थे। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मार्क्विस रीडिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये निश्चित रूप से एक महामैराथन क्लास है, इस नाते मैं विविध बिंदुओं पर बहुत गहराई में विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। इसी कारण से मैं लगातार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं और निश्चित रूप से यह आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही सही साबित होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? दोस्तों, करजन की बात करें तो करजन भारत का सबसे बुरा वायसराय बताया जाता है। इसने बहुत सारे काम किए, लेकिन इसके बुरे कार्यों में से देखा जाए तो सन 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया था और इस विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश
प्रभुत्व या ब्रिटिश सुपरमेसी को स्थापित कर दिया था। इसके बाद देखा जाए तो सन 1905 में उन्होंने बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया। इसकी घोषणा उन्होंने कब की? तो 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई 1905 को करजन ने कहा कि हम बंगाल को बांट देंगे और आगे चल करके 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल को विभाजित कर दिया गया। और इस दिन को याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल के लोगों ने इसे शोक दिवस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया था। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को अंजाम दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन को अंजाम दिया गया। हालांकि बंगाल विभाजन की समाप्ति सन 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और उनकी रानी महारानी मेरी ने किया था। 1911 में जाकर के बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। तो करजन के प्रशासन की जो तुलना है औरंगजेब से, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी। यदि हम दादा भाई नौरोजी को देखें तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। इन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इन्होंने इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया नामक एक लेख में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी, अर्थात इन्होंने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को, धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश संसद की सदस्यता ग्रहण की एक भारतीय के रूप में। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी भी आपके प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। इनको भी आप लोग देखिएगा। तिलक जी के विषय में यहां पर हम चर्चा करते हैं। तिलक जी की यदि मैं बात करूं तो तिलक जी जो है वह यदि देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इन्होंने अखाड़ा क्लब, कौन सा क्लब भाई? इन्होंने अखाड़ा क्लब, इन्होंने लाठी क्लब की स्थापना की थी। ये 2 बिंदु ध्यान रखिएगा। इन्होंने गणपति पूजा, क्या नाम है? गणपति पूजा और शिवाजी उत्सव को भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। एक समाचार पत्र था मराठा और एक समाचार पत्र था केसरी। देखो दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन समाचार पत्रों की भाषा क्या थी। तो मराठा की बात करें तो मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी जो है यह मराठी भाषा में छपता था। और इसी केसरी में पढ़े हुए या लिखे हुए लेख को पढ़ करके चापेकर बंधुओं ने बंबई में 1897 में घटना को अंजाम दिया और चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। जब 1917 में विद्रोही समिति की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई घटना को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला घटना माना जाता है। और इसी मुकदमे में 1899 में जाकर के चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई थी और तिलक जी को भी 18 माह के कारावास की सजा दी गई थी। तिलक जी की बात करें तो तिलक जी ने ही कांग्रेस के अधिवेशन को कहा था कि यह बरसाती मेढक के समान है। तिलक जी ने देखा जाए तो 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर के इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और गृह शासन आंदोलन को चलाया था। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है, उसका नाम है, माफ करिएगा, उसका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। क्या नाम है? वैलेंटाइन चिरोल। और वैलेंटाइन चिरोल को देखें तो ये इंडियन अनरेस्ट के संपादक थे। किसके संपादक थे? इंडियन अनरेस्ट के संपादक थे। और वैलेंटाइन चिरोल ने 3 लोगों को यह कहा था कि वे भारतीय अशांति के जनक थे। वो 3 लोग कौन थे? तो सबसे पहला नाम तिलक का आता है
दूसरा नाम किसका है? तो दूसरा नाम दयानंद सरस्वती का है। किसका नाम है? दयानंद सरस्वती का है। और तीसरा नाम जो है वो किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हीं तीनों लोगों को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यदि हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और यदि हम एनी बेसेंट को देखें तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से यह जुड़ी हुई थी और आगे चल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड भी बनी थी। और श्रीमती एनी बेसेंट सन 1917 में देखा जाए तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी जानी जाती है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर सन 1885 को कांग्रेस की स्थापना मुंबई शहर के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इस संस्था के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। इन्हें A.O. ह्यूम कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बनाए गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम हुआ करते थे। और इसके बाद देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने ही इस पार्टी का नाम कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था। तो उन्हीं के सुझाव पर इस दल का नाम कांग्रेस रखा गया था। इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो तड़ित चालक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तड़ित चालक सिद्धांत। और ये तड़ित चालक सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवादियों ने किया था। और उदारवादियों का कहना है कि उन्होंने A.O. ह्यूम का इस्तेमाल करके इस पार्टी को, इस दल को गठित किया था। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है उसे सेफ्टी वाल थियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम सेफ्टी वाल या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहते हैं। और यह जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है इसे लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि A.O. ह्यूम का इस्तेमाल तत्कालीन वायसराय डफरिन ने किया था। और डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा दीवार को बनाने के लिए की थी जो अंग्रेजों की नीतियों और भारतीयों के बीच में स्थापित हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो दोस्तों, जब 1911 में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ही ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी के स्वागत में 1911 में ही मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। 1911 का यह जो दिल्ली दरबार था, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया था। और इसी 1911 के दिल्ली दरबार में देखा जाए तो दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और आगे चल करके दिल्ली भारत की नई राजधानी के रूप में विकसित हुई। नई दिल्ली का विकास हुआ। और नई दिल्ली को देखा जाए तो एडवर्ड लुटियंस ने नई दिल्ली को बसाने का कार्य किया। और नई दिल्ली में रायसीना हिल्स पर वायसराय भवन का निर्माण किया गया जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। जनपथ के किनारों पर जो बिल्डिंग्स बनी, इसके अलावा जो बंगले बने, वो इसी कारण से लुटियंस बंगलों के रूप में जाने जाते हैं। तो नई दिल्ली को स्थापित करने का जो विचार है वो इसी 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। दोस्तों, ये दिल्ली दरबार दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है।
जब दिल्ली दरबार में प्रवेश करने के लिए हाथी पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय प्रवेश कर रहे थे, उसी समय रास बिहारी बोस, किसने? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हमारे क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर बम फेंका और अंत में वायसराय बच गए और रास बिहारी बोस तो इस मुकदमे से बच गए और वो जर्मनी और जापान, माफ करिए, जापान की ओर चले गए। लेकिन इसी दिल्ली षड्यंत्र केस में अवध बिहारी, लाला मुकुंद, मास्टर अमीर चंद आदि जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? दोस्तों, बंगाल में अकाल जो है वो विविध कालों में पड़ा, लेकिन यहां जो 4 बिंदु दिया गया है उसमें लॉर्ड नॉर्थब्रुक उत्तर सही होगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में ही बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा हुआ था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 1920 में बक्सर के युद्ध में, माफ करिए, बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि, कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। यह युद्ध किसके बीच हो रहा था? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ बंगाल में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम की सत्ता दी थी अंग्रेजों ने। वही मीर कासिम इस युद्ध में भारतीयों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। मीर कासिम कौन? मीर कासिम। और उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। कौन नाम था उनका? शाह आलम द्वितीय। ये उस समय इलाहाबाद में रह रहे थे और उस समय अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। कौन थे? शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की ज्वाइंट आर्मी इस युद्ध को कर रही थी। लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजयी हुआ, मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गए, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला ने संधि की और इसी संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस संधि का परिणाम ये रहा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, माफ करिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने कड़ा मानिकपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी और 50 लाख रुपया हर्जाना देने को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? माफ करिए, बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर सन 1757 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1757 में बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रशासनिक अव्यवस्था अर्थात कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर, किसके ऊपर? वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाने का कार्य किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की व्यवस्था को शुरू किया था? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? डाक व्यवस्था, भारत में रेल व्यवस्था, भारत में टेलीग्राफ की व्यवस्था को शुरू किया था। किसने शुरू किया था? टेलीग्राफ की व्यवस्था को शुरू किया था। तो डाक, रेल और टेलीग्राफ को तार भी कहा जाता है। तो इस तार व्यवस्था का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने जो डाक व्यवस्था शुरू की वह टिकट आधारित थी। तो टिकट आधारित डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत करने का श्रेय हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को देंगे। किसे देंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को देंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो जब
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स नए गवर्नर बने थे। तो इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हम हेस्टिंग्स को मानेंगे। किसे मानेंगे? हेस्टिंग्स को मानेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किससे है? तो दोस्तों रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। किससे है? रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध हेस्टिंग्स से है। अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों यदि देखें तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में, किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के काल में सरकारी जो खजाना था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो दोस्तों 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इस समय देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह सबसे पहला अधिनियम बनाया था। यानी ये वो पहला अधिनियम है जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। और इसी अधिनियम में कहा गया था कि जो अब बंगाल का गवर्नर है अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, तो आपका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो आप लॉर्ड क्लाइव का उत्तर देंगे। लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही कलकत्ता में पहला न्यायालय स्थापित किया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? दोस्तों यदि हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट को तो पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटेन की संसद ने बनाया और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पिट्स था। इसी कारण से इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स को देखा जाए तो इन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था, जिसके कारण लंदन जाने के बाद इनके ऊपर महाभियोग की क्रिया भी चलाई गई थी। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में दो बोर्ड की स्थापना की गई। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले से था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया गया कि अब आप कंपनी के जो व्यापारिक निर्णय हैं आप उसे लेंगे, कंपनी के व्यापारिक निर्णयों को लेंगे। तो दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से कह दिया गया कि अब आप जो है कंपनी के सारे राजनीतिक निर्णयों को लेंगे, युद्ध संबंधी निर्णयों को लेंगे। और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार किसके काल में हुआ? देखिए डफरिन के समय में पहला ऑप्शन है, दूसरा डलहौजी के समय में, तीसरा लिटन के समय में और चौथा कर्जन के समय में। दोस्तों यदि इसको देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी भारत का वह गवर्नर जनरल है जिसने निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजी राज्य को एक पूर्ण रूप देने का कार्य किया। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के द्वारा हम देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, करौली जैसे कई राज्यों को मिलाने का प्रयास किया। हालांकि करौली को बाद में डलहौजी को छोड़ना पड़ा था क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
इसके अलावा देखा जाए तो अवध के नवाब के ऊपर भी कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। तो हमारा यह जो उत्तर होगा इसका डलहौजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अब हम भारत में राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। तो इससे पहले यदि देखा जाए तो इससे पहले या इस क्रांति जब हुई थी 1857 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और कैनिंग के पहले देखा जाए तो डलहौजी थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डलहौजी होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त सन 1765 को किन के बीच हुई थी? मैंने अभी पूर्व में जिक्र किया कि इलाहाबाद की संधि का संबंध बक्सर के युद्ध से है। किसके युद्ध से है? बक्सर के युद्ध से है। और बक्सर के युद्ध को किसने जीता था? तो हेक्टर मुनरो ने जीता था। यह संधि किसके बीच हुई? तो यह संधि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा यदि हम देखें तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से हुई थी। तो दोस्तों इलाहाबाद की दो संधि जानी जाती, एक प्रथम संधि और एक द्वितीय संधि। तो जो प्रथम संधि है वो मुगल बादशाह के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम के साथ हुई थी। और जो दूसरी संधि है वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। और शुजा-उद-दौला ने इसी संधि के द्वारा कड़ा मानिकपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी थी और इसी के द्वारा उन्होंने 50 लाख के हर्जाने की घोषणा भी की थी कि 50 लाख का हर्जाना देंगे। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शुजा-उद-दौला और क्लाइव। अगर यह प्रश्न होता कि इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुई है, तब हम शाह आलम की बात करते और इलाहाबाद की पहली संधि के तहत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो दोस्तों यदि ठगों के दमन की बात करें तो यहां पर एक कर्नल का नाम लिखा है, कर्नल स्लीमैन। सन 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ही ठगी प्रथा का दमन करने की जिम्मेदारी दी थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का आविष्कारक कौन था? दोस्तों जब सहायक संधि का जिक्र आता है तो उस समय बार बार बेलेजली का नाम दिमाग पर आता है हमारे, लेकिन जब आविष्कारक की बात हो रही है, जन्मदाता की बात हो रही है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का नाम सही हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, उसका जनक कौन है, भारत में उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। ध्यान रखना वेलेजली नहीं होगा, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि वेलेजली ने जब सहायक संधि को किया तो इस सहायक संधि को करने वाला पहला रजवाड़ा कौन था, यह जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बताओगे। किसे बताओगे भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद का जो निजाम था वह पहला व्यक्ति है जिसने सहायक संधि को किया हुआ था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा, डुप्ले। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों गोद प्रथा यानी कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस गोद प्रथा को पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और इस गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण पहला राज्य जिसको विलित किया गया था वह कौन था? तो महाराष्ट्र में सतारा था। कौन था? महाराष्ट्र का सतारा था। यह पहला राज्य जिसे का विलय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ब्रिटिश राज्य में, वह सतारा था। इसी के आधार पर जयपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी जैसे राज्यों का भी विलय किया गया था। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? देखो दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाने जाने वाला यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को देखें तो यह बंदोबस्त निश्चित रूप से बंगाल में लागू किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो यह बंदोबस्त अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो बनारस से लेकर के जौनपुर का जो इलाका है,
यहां पर भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था और कर्नाटक के कुर्ग के क्षेत्र में भी अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली 3 प्रकार की थी, जिसमें पहला अस्थाई बंदोबस्त, इसी को परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। दूसरा जो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इसको हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया था। किसने लागू किया था? हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने लागू किया था, और यह दक्षिण भारत में लागू हुई थी। कहां लागू हुई थी? दक्षिण भारत में लागू हुई थी। और जो तीसरी व्यवस्था है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। ये कहां लागू हुई थी? तो ये उत्तर भारत में लागू हुई थी, और हॉल्ट मैकेंजी, क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया था। तो इस प्रकार से इस्तमरारी बंदोबस्त को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बंगाल में लॉर्ड क्लाइव है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कल लागू किया था। तो दोस्तों, कॉर्नवालिस ने सन 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों, कॉर्नवालिस का जिक्र हो रहा है। कॉर्नवालिस ने भारत में देखा जाए तो इन्होंने ही लोक प्रशासन को जन्म दिया था। यही भारत में लोक सेवा, पब्लिक सेवा के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा यदि पुलिस सेवा की बात की जाएगी तो उसके भी जनक कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। और कॉर्नवालिस ने ही कॉर्नवालिस कोड को निर्मित किया था। ध्यान रखना आप लोग, किसने निर्मित किया था? कॉर्नवालिस कोड को भी इन्होंने ही बनाया था, और इन्होंने ही एक कानून बनाया था जो सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। और सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से है। किससे है? अस्थाई बंदोबस्त से है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही रविवार को, ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रविवार को, इन्होंने ही रविवार को साप्ताहिक छुट्टी का दिन सबसे पहले घोषित किया था। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों, द गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की बात मैंने अभी पीछे आपको बताया, जब ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत में आगमन हुआ था, तो 1911 में द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, और उस समय भारत के वायसराय हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, माफ करिए, लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली अपने को बंगाल का शेर कहता था। इसी ने भारत में क्या लागू किया? इसी ने भारत में सहायक संधि को लागू किया था। किसने लागू किया था? सहायक संधि को लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड वेलेजली है। हालांकि जब सहायक संधि का आविष्कारक, उसका जनक पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर डुप्ले देंगे। क्या देंगे? डुप्ले देंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी शासन को स्थापित करने की है, बनाने की है। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? तो दोस्तों, यदि हम देखें तो अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। 1917 की अगस्त घोषणा के द्वारा ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि भारत में धीरे धीरे हम एक उत्तरदायी शासन का विकास करना चाहते हैं। ऐसा सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में कहा था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1917। दोस्तों, यहां क्रिप्स मिशन की बात की गई है, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। सन 1942 में यह मिशन भारत आया था, और गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक का अर्थ होता है उत्तर दिनांकित चेक या बीती हुई तिथि का चेक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट डेटेड चेक
किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो गांधी जी ने कहा था। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत सरकार कानून 1858 को देखा जाए तो इसे द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं और इस एक्ट को सुशासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और ये वही एक्ट है जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया और भारत पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया गया और भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई, जिसे भारत सचिव कहा जाता है और इस पद पर नियुक्ति पाने वाला जो पहला व्यक्ति था वह था स्टेनले। क्या नाम था? स्टेनले। और 1858 के एक्ट के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था और उस पद को पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो केनिंग था। कौन था? केनिंग था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा, अगस्त घोषणा 1917। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका उत्तर अभी हमने पीछे भी दिया, इसका उत्तर निश्चित रूप से क्या होगा? वेलेजली होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अवध होगा। क्या होगा? उत्तर अवध होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी को सन 1845 और 1855 के बीच में किसने इसको मूर्त रूप दिया था? किसने इसको पूरा किया था? तो वह व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स को भी प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। इसका ए उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय निश्चित रूप से लॉर्ड केनिंग जाना जाएगा। अभी मैंने पीछे 1858 के एक्ट का उल्लेख किया था, इसका उत्तर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा भाई? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और तीसरा कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों प्रश्नों में केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, और तीसरा न तो एक और न तो दो पर बात की गई है। दोस्तों देखिए यहां शब्द लिखा हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था, न कि प्रथम गवर्नर जनरल। इस नाते ये जो पहला ऑप्शन है ये निश्चित रूप से गलत है। दूसरा दे रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो निश्चित रूप से यह घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। किस एक्ट में की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। इस तरह से उसका उत्तर बी यानी केवल दो सही होगा। क्या सही होगा? केवल दो सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। दूसरा है मराठा और पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना। और तीसरा खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। और चौथा है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो दोस्तों जब सहायक संधि की गई तो भारतीय राज्यों को यह लुभावनापन तो दिया गया कि भाई आपको शत्रुओं के खिलाफ जो है जो भी कहीं पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ आपको सहायता दी जाएगी। दूसरी बात यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से आपसे रक्षा की जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उनका वास्तविक उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को उनके ऊपर स्थापित करना। इस नाते हमारा चौथा ऑप्शन यहां पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट कब प्रारंभ हुआ? कब इसको स्थापित किया गया? कब यह बनाया गया? तो सन 1856 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1856 में बनाया गया था।
और सन 1856 में क्यों यह सवाल बार बार पूछा जाता है? क्योंकि 1856 में डलहौजी का कार्यकाल समाप्त हुआ और लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न यहां पर फंस जाता है कि डलहौजी बताएं कि केनिंग, तो दोस्तों इसका उत्तर आप बताएंगे लॉर्ड केनिंग। जब यह एक्ट पारित हुआ और लागू हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, किसका शासन था? तो लॉर्ड केनिंग थे। और इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए किस भारतीय को महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है? तो वह व्यक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो देखिए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था? उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के नियम बनाए थे। लॉर्ड केनिंग ने जो है इस समय 1858 में भारत के जो है वायसराय बन गए थे और 1860 में सनद के द्वारा जारी किए जाने से, तो यह प्रश्न भी गलत है। लेकिन सन 1858 में जो साम्राज्ञी की घोषणा हुई, यह घोषणा 1 नवंबर सन 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में हुई। और यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा लॉर्ड केनिंग ने की थी। इस कारण से अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा सन 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा में दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का पुनः अधिकार स्थापित कर दिया गया और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेध सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा उत्तर डी सही होगा। क्या सही होगा? हमारा उत्तर डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराई? दोस्तों नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया यूरोप में। और नेपोलियन की बात करें तो सन 1789 की महान क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय फ्रांस में हुआ था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल, यदि देखा जाए भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो महाराष्ट्र में सतारा पहला शिकार हुआ था। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ करके सुनाया था? तो दोस्तों लॉर्ड केनिंग ने पढ़ करके सुनाया था। और कहां सुनाया था? तो मिंटो पार्क में सुनाया था। कहां सुनाया था? मिंटो पार्क में सुनाया था। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सन 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। आइए अगला बिंदु देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई? दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या जो है एक अपराधी के द्वारा अंडमान निकोबार की जेल का निरीक्षण करते समय कर दिया गया था। तो इसका उत्तर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एंग्लो नेपाल युद्ध जो गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है वो किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यह हुआ था। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स बी। अगला बिंदु देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किसके काल में संपन्न हुआ? तो दोस्तों लॉर्ड एलिन बरो के काल में सन 1843 में सिंध का विलय भारत में किया गया। अगला बिंदु है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड लिटन ने। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने इस नीति का पालन किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी एक फॉरवर्ड नीति का पालन किया था। तो हमारा उत्तर डी सही होगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ, माफ करिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। तो इसका उत्तर बी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहां पर लिखा हुआ हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, निश्चित रूप से बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो यह बिंदु सही है। पूछ रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, अभी मैंने पीछे बताया लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ, यह भी सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली जी के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह भी सही है। तो कॉर्नवालिस के समय में आंग्ल और मराठों के विरुद्ध युद्ध नहीं हुआ था। इस प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जब यह हुआ था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों दास प्रथा को समाप्त करने का कार्य किसने किया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया था। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो दोस्तों सबसे अधिक समय काल तक जो व्यक्ति था भारत में वायसराय के रूप में, वह लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और इस प्रकार से हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना। निश्चित रूप से यह उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। इसका भी संबंध इससे नहीं है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन सही है। क्या सही होगा? सी सही होगा। दरअसल इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था इल्बर्ट विवाद। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय का यह एक प्रमुख कारण बताया जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी मैंने बताया यह लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो दोस्तों उस समय यदि मैं देखूं तो उस समय अवध का जो भी रेजिडेंट था उसका नाम था जेम्स आउटड्रम। क्या नाम था? जेम्स आउटड्रम नाम था। ये उस समय ब्रिटेन के रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे और लखनऊ में रहा करते थे। तो निश्चित रूप से ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली, चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति। तीसरा लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि। और लॉर्ड केनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों अगर हम चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति की बात करें तो यह नीति लिटन के काल में लागू हुई थी। किसके काल में लागू हुई थी? लिटन के काल में। और डलहौजी की अगर हम सहायक संधि की बात करें तो इसको लागू करने वाला वेलेस्ली है। कौन है? वेलेस्ली है। और यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना डफरिन के काल में हुई थी। तो हमारा उत्तर कौन सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। तो हमारा उत्तर ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। यह किसके काल में हुआ था? स्वायत्त शासी संस्थाओं का संबंध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, यानी कि स्थानीय स्वशासन से है। ध्यान रखना, किससे है? स्थानीय स्वशासन से। और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? हमारा उत्तर सही होगा बी, लॉर्ड रिपन होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों पहली रेल लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में यह कार्य किया गया था। तो हमारा उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया था कि द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में शुरू करने वाला कौन था, तो वह व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और इसको समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो हमारा उत्तर सी सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहे? दोस्तों यदि देखें तो सन 1820 से सन 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे। कहां रहे थे? मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो हमारा उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? पहला ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त, निश्चित रूप से ये तो भाई सुमेलित है। क्या है? सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, ये भी सुमेलित है। और लॉर्ड डलहौजी, व्यापकत का सिद्धांत, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड केलिन, उच्चतम निष्क्रियता की नीति या चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है वो लॉर्ड केनिंग की नहीं है। इस कारण से यह उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर क्या सही होगा? हमारा उत्तर डी सही होगा। लॉर्ड केनिंग ने चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति को नहीं अपनाया था। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? दोस्तों प्रथम फैक्ट्री अधिनियम सन 1881 में बनाया गया था और इसको बनाने का कार्य तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और 1881 में ही महिलाओं और बच्चों के विषय में यह तय कर दिया गया कि फैक्ट्रियों में कार्य करने का उनके लिए क्या नियम होंगे। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर ए सही होगा, लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? तो दोस्तों मुंबई और ठाणे के बीच में। कहां? मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन का निर्माण हुआ था और पहली रेल यहीं पर बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? दोस्तों जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, तो जब ये लंदन वापस गए तो इन्हीं के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। तो हमारा उत्तर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मैसूर राज्य के प्रशासन को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही फाइनली ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। तो हमारा उत्तर यहां पर होगा सी। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो दोस्तों 1861 में भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था और इसी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 के भारत परिषद अधिनियम को देखा जाए तो इसी परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी और यह कहा गया था कि इसमें सदस्यों की संख्या 6 से 12 होगी और यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में कानूनों के निर्माण का कार्य करेगी। इस तरह से 1861 के भारत परिषद अधिनियम को हम भारत में संसदीय व्यवस्था का जनक कहते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अधीन पोर्टफोलियो सिस्टम को शुरू किया गया। कौन सा सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम को शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू हुआ, तो 1861 के एक्ट से। पोर्टफोलियो सिस्टम को ही हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं और इसी के तहत भारत में इसे विभागीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे हम विभागीय व्यवस्था भी कहते हैं। तो 1861 के एक्ट से यह तथ्य है। और 1892 के एक्ट की बात करें तो 1892 के एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का आकार बढ़ा दिया गया। इसके सदस्यों की संख्या 16, अधिकतम 16 निर्धारित की गई और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार यहां पर भारतीयों को स्थान दे दिया गया। किसको स्थान दे दिया गया? ध्यान रखना, भारतीयों को पहली बार विधायिका में स्थान भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। हालांकि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था।
भारत परिषद अधिनियम 1909 बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि इसको हम देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के तहत भारतीयों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। साथ ही देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसके लिए? मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया, जिसे पृथक निर्वाचन अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा जाता है। इसके आगे बात करें तो 1919 में भी एक एक्ट बना था जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस एक्ट को भी आप लोग ध्यान रखना। इस एक्ट के विषय में यह पूछा जाता है कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू हुआ? तो प्रांतों में सिस्टम ऑफ डायरकी को 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। अगला बिंदु है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और सर जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगे चल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा था। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। कहां पर? गाजीपुर में। और गाजीपुर में इसे लाट साहब की मजार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाट साहब की मजार के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो दोस्तों लॉर्ड मार्क्विस रीडिंग की बात करें तो लॉर्ड मार्क्विस रीडिंग ही वह वायसराय था जो भारत में यहूदी था। तो एकमात्र यहूदी वायसराय का उत्तर डी सही होगा, मार्क्विस रीडिंग। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों डलहौजी के काल में द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने भारत में रेल सेवा को प्रारंभ किया था और भारत की जो रेल सेवा है वह मुंबई से ठाणे के बीच सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अगर अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो दोस्तों यदि देखें हम तो लॉर्ड कर्जन के काल में सर्वप्रथम जो है यह एक्ट पारित हुआ था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना यहां पर कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन ने की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। तो इसका उत्तर लॉर्ड कर्जन होगा, सी ऑप्शन। अगला बिंदु लेते हैं 84 नंबर प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो दोस्तों 1829 में रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था। तो इसका उत्तर सी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों यदि हम यहां देखें तो लॉर्ड एलिनबरो अवध का विलीनीकरण, यह बिंदु गलत है क्योंकि अवध का विलय तो डलहौजी ने किया था और सिंध का विलय लॉर्ड डलहौजी, यह भी गलत है क्योंकि यह विलय तो एलिनबरो ने किया था। और सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह तथ्य भी गलत है। तो दोस्तों उत्तर सही कौन है? लॉर्ड वेलेजली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर सी सही होगा। अगला बिंदु है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध राज्य में विलय किस रीति से हुआ? तो दोस्तों अवध का विलय किसके कारण हुआ? तो कुप्रशासन के कारण हुआ। यह डी ऑप्शन सही होगा। अगला बिंदु है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? दोस्तों अभी मैंने पीछे एक्ट की बात की थी, 1909 के एक्ट की बात करें जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसी एक्ट के द्वारा मुसलमानों को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई थी और इस कारण से इसका उत्तर डी सही होगा। वायसराय मिंटो द्वितीय कौन थे उस समय वायसराय? उस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे और उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। इसका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स।
दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल रिपन। तो दोस्तों प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यदि हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो यह कर्जन ने नहीं बल्कि लीटन ने बनाया था। किसने बनाया था? लीटन ने बनाया था। इस कारण से इसका उत्तर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति का से जुड़ा रहा, कौन इस नीति को बनाया था? तो सर जॉन लॉरेंस। क्या नाम होगा? सर जॉन लॉरेंस को चतुष्पूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो दोस्तों हैदराबाद का निजाम। कौन? हैदराबाद का निजाम वह पहला शासक था जिसने सहायक संधि की व्यवस्था को लागू किया, जिसने इस व्यवस्था को मान लिया। तो हमारा उत्तर होगा बी। और आइए इस महासंग्राम, इस महासमर का अंतिम प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों फाइनली जो विलय हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में वो 1856 में हुआ। तो दोस्तों आज आधुनिक भारत से संबंधित मैं 91 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आया था और आज इन्हीं प्रश्नों में से अवश्य मेरी आशा है कि आप लोगों के परीक्षा की सहायक सामग्री अवश्य मिलेगी होगी। तो हम अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।